हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे राज्यसभा के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि राज्यसभा क्या है और इसका क्या महत्व है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट यानी कि जो संसद है इसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और ये जो संसद है, संसद के बारे में आर्टिकल 79 में डिस्कस किया गया है और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया और जो राष्ट्रपति है उनके बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। ये जो हमारा संसद है यानी कि जो पार्लियामेंट है, यह भारत के राष्ट्रपति और 2 सदनों, राज्यसभा जिसे राज्यों का सदन, राज्यसभा जिसे राज्यों का सदन और लोकसभा जिसे लोगों का सदन से बना एक द्विसदनीय विधानसभा है। मतलब कि जो संसद है इसमें 2 सदन और एक राष्ट्रपति है। 2 सदन कौन कौन से हैं? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जो संसद है इसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को भी संसद का अंग माना जाता है क्योंकि संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति एवं हस्ताक्षर न हो तब तक वह कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है। तो संसद के 3 अंग हुए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद का सबसे बड़ा प्रमुख होता है जो दोनों सदनों की राय लेकर देश के अंदर पॉलिसी को बना सकता है। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि जो संसद है यह भारत के राष्ट्रपति और 2 सदनों, राज्यसभा और लोकसभा से बना एक द्विसदनीय विधानसभा है। मतलब कि संसद में 2 सदन है यानी कि 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। हम लोग जानेंगे राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या है और इसके क्या महत्व है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा को और नामों से जाना जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और इसे परमानेंट हाउस भी कहते हैं यानी कि अस्थायी सदन भी कहा जाता है। यानी कि राज्यसभा को 3 और अलग नामों से जाना जाता है, अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट और अस्थायी सदन या परमानेंट हाउस। अपर हाउस क्यों कहा जाता है? अपर हाउस इसलिए कहा जाता है कि यह उच्च सदन होता है, मतलब कि यह बुजुर्गों का सदन, मतलब कि विशेषज्ञों का सदन कह सकते हैं। यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब यह जो राज्यसभा है वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। और काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राज्य के मामले के लिए प्रशासनिक या विचार विमर्श करने वाला निकाय होता है। मतलब राज्य के मामले में जितने भी विचार विमर्श या प्रशासनिक या जो भी विचार विमर्श किया जाते हैं वो सब राज्यसभा के अंदर ही किया जाता है। और राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। राज्यसभा को अस्थायी सदन यानी कि परमानेंट हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता है। मतलब कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, जिस कारण से उसे अस्थायी सदन कहा जाता है। क्योंकि एवरी सेकेंड ईयर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्स, मतलब कि हर दूसरे वर्ष इसके 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं। मतलब राज्यसभा में जितने भी मेंबर हैं हर 2 साल पर 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस होता है क्योंकि ये कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता है। हर दूसरे साल 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं। मान लीजिए 99 मेंबर जो है वो राज्यसभा में आते हैं। 2020 में आए 33 मेंबर, 2022 में आए 33 मेंबर, 2024 में आए 33 मेंबर, 2026, 2028, तो टोटल 99 मेंबर हैं। और 33 मेंबर आए 2020 में, 33 आए 2022 में, 33 आए 2024 में, तो 99 मेंबर हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि हर 2 साल पर 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो जब 2026 पहुंचेगा तो जो मेंबर 2020 में आए थे इनके 6 साल यहाँ पूरे जाएंगे। तो जिनका यहाँ 6 साल पूरेगा मतलब कि उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो यानी कि 1/3 मेंबर जो है 99 का 1/3 कितना हो गया? 33 हो गया। मतलब 33 मेंबर जो है 2026 में रिटायर हो जाएंगे। तो यानी कि जो मेंबर 2020 में आए वो 2026 में रिटायर हो जाएंगे। तो अब यहाँ बचेगा सिर्फ 66। तो फिर से इनको फुल करने के लिए फिर से यहाँ पे 33 मेंबर आएंगे। और फिर 2028 में
तो फिर 2028 में 2022 में जो मेंबर आए थे उनका 6 साल पूरा हो जाएगा। तो 2022 में जो मेंबर आए थे वो यहाँ रिटायर हो जाएंगे, तो 1/3 यहाँ रिटायर हो जाएंगे। तो यानी कि 2022 में 33 मेंबर आए थे वो रिटायर हो जाएंगे, और फिर से 33 मेंबर आएंगे तो फिर से 99 हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो हमेशा चलता ही रहता है, मतलब हर 2 साल पर 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका जो कार्यकाल है वो 6 ईयर का होता है, लेकिन हर 2 साल पर 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया हो। तो यही कारण है जिस कारण से राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं हो सकता है, क्योंकि हर 2 साल पर तो 1/3 मेंबर रिटायर हो रहा है और फिर उसके जगह पर दूसरे मेंबर आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है और राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होता है। इस कारण से ही राज्यसभा को परमानेंट हाउस यानी कि अस्थायी सदन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं राज्यसभा के संरचना के बारे में, यानी कि राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो राज्यसभा है इसमें टोटल जो मेंबरों की संख्या है वो 250 होनी चाहिए। मतलब कि राज्यसभा में अधिकतम मेंबर कितने होने चाहिए? 250 होना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में कितने हैं? 245। मतलब टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि कितने मैक्सिमम हो सकते हैं तो वो 250 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन अभी वर्तमान में 8% 245 ही है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं। इन 250 में 238 जो है ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और ये जो 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल हो गए 250, यानी कि टोटल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। मतलब जब 250 यानी कि जब राज्यसभा में पूरा का पूरा मैक्सिमम हो, पूरे मैक्सिमम हो, मतलब 250 मेंबर जब होंगे तो उस टाइम पे 238 जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे और 12 जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 250, लेकिन अभी 250 नहीं है राज्यसभा मेंबर, अभी 8% 245 मेंबर ही हैं। और इन 245 में से 233 जो है ये आते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश से मेनली दिल्ली और पुडुचेरी से आते हैं, और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट 245 में से 233 जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ये जो 233 है इसमें से 229 जो है वो राज्य के द्वारा आते हैं, और 4 जो है वो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा आते हैं। कि जो 233 मेंबर है उनमें से 229 जो है वो राज्य से आते हैं, और 4 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और 12 जो है जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 245 यानी कि 245, जो कि अभी वर्तमान स्ट्रेंथ है राज्यसभा का। तो ये जो संरचना है राज्यसभा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में बनते ही हैं, तो इसे अच्छे से समझ लेना है। राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी कि अधिकतम मेंबर कितने होने चाहिए? 250। अगर 250 मैक्सिमम हो गए तो उस टाइम पर 238 जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और लेकिन अभी वर्तमान में 245 है, 245 जो है जिसमें से 233 जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इन 233 में से 229 जो है वो राज्यों यानी कि स्टेट्स के से आते हैं, और 4 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और 12 तो हम लोग जानते ही हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एग्जाम में यह भी प्रश्न बनता है कि राज्यसभा में कितने मेंबर को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 मेंबर को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा टोटल 12 मेंबर को नॉमिनेट किए जाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि राष्ट्रपति जो है किन लोगों को नॉमिनेट करते हैं, मतलब राष्ट्रपति जो है किन लोगों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति किन लोगों को नॉमिनेट करते हैं उनको याद करने का एक ट्रिक है LASS। L मतलब लिटरेचर, A मतलब आर्ट्स, S मतलब साइंस, S मतलब सोशल वर्क। लिटरेचर के या तो लिटरेचर के क्षेत्र से होंगे, आर्ट्स के क्षेत्र से होंगे, या साइंस के क्षेत्र के होंगे, या फिर सोशल वर्क के क्षेत्र के होंगे। नॉमिनेट करते हैं जो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ हों, विद्यमान हो, उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के मेंबर के तौर पर। अब चलते हैं आगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा राज्यसभा के संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, वही यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग
समझ सकते हैं। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें से 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि हैं और अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए होते हैं, मतलब राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए होते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली, मतलब कि हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर को, हमारे द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा वो चुने जाते हैं। मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि राज्यसभा में जो मेंबरों का जो चुनाव होता है वो किस तरह का होता है, प्रत्यक्ष होता है या क्या अप्रत्यक्ष होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, मतलब कि जनता डायरेक्ट राज्यसभा के सदस्य को नहीं चुनती है, जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा चुना जाता है। जैसे कि राज्यों में जो एमएलए होते हैं उनके द्वारा चुनाव किया जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इनडायरेक्ट रूप से किया जाता है। और सदन में जो वर्तमान सदस्य है वो 245 है, जिसमें से 229 जो है सदस्य वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी समझ लिया है स्ट्रक्चर को अच्छे से कि जो 229 जो है वो राज्यों के द्वारा आता है, 4 जो है जो केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा आते हैं और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी जो राज्यसभा का जो मेंबर का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं निर्वाचन, यानी कि इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो किस तरह से आते हैं, चुनकर आते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, मतलब कि राज्य के प्रतिनिधि राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, जैसे कि एमएलए हो गए उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि राज्यसभा के जो सदस्य है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव होते हैं। मतलब कि जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि राष्ट्रपति जो है वो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। तो वो 12 लोग जो है वो कौन कौन से लोग होते हैं, तो वो लोग जो होते हैं वो विद्वान होते हैं, वो क्षेत्र के, वो कौन से क्षेत्र के विद्वान होते हैं, वो या तो कला के क्षेत्र के विद्वान होंगे, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र जो है, इन क्षेत्रों के वो विद्वान होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। तो इसे याद करने का जो ट्रिक है वो LASS हम लोग यूज कर सकते हैं। लिटरेचर, आर्ट्स, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो कला यानी कि आर्ट्स, साहित्य यानी कि लिटरेचर, विज्ञान यानी कि साइंस, समाज सेवा यानी कि सोशल वर्क, इन क्षेत्रों के विद्वान होते हैं वो जिनको राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, अन्य के पास पर्याप्त आबादी नहीं है। तो किस राज्य में राज्यसभा के मेंबरों की संख्या कितनी होगी वो वहां के जनसंख्या के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है। जहां पर जनसंख्या कम होता है वहां पर राज्यसभा के सब सदस्यों की संख्या कम होती है, मतलब वहां से राज्यसभा में जो मेंबर आते हैं वो बहुत कम आते हैं। और जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है वहां पर राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहां से ज्यादा आते हैं। जैसे कि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होंगे वो ज्यादा होंगे, मतलब यूपी से ज्यादा लोग होंगे राज्यसभा में। मतलब कि राज्यसभा में जो मेंबर चुने जाते हैं, मतलब किस स्टेट से कितने आते हैं ये जनसंख्या के ऊपर डिसाइड करता है। जिन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा होगा वहां से ज्यादा लोग आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उनके लिए क्या योग्यता है, मतलब उनका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब राज्यसभा मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, उसे देखते हैं। तो राज्यसभा मेंबर बनने के लिए आपके पास भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब आप भारत के नागरिक हो तब आप राज्यसभा में मेंबर बन सकते हैं। आपकी उम्र जो है वो 30 वर्ष होना चाहिए, मतलब कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो एज होता है वो 30 साल होता है मिनिमम एज। और नोट टू बी अनसाउंड माइंड, मतलब कि विकृत मन का नहीं हो, मतलब कि उनका मानसिक संतुलन खराब नहीं हो, मतलब पागल नहीं हो, मतलब वो अच्छे हो मानसिक तौर पर। और चौथा जो है वो भारत सरकार के अधीन लाभ का कोई अन्य पद धारण ना हो, मतलब कि राज्यसभा में जो मेंबर बन के आते हैं उनका आय का कोई और स्रोत ना हो, मतलब कोई भी और सरकारी नौकरी, जैसे कि कहीं से उनको और वेतन नहीं आ रहा हो, कोई सरकारी पद पर नहीं हो, वो राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए योग्य होते हैं। तो यह हम लोगों ने देखा राज्यसभा के सदस्य बनने का जो क्वालिफिकेशन होता है, योग्यता होता है, उसके बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के क्या शक्तियां हैं, मतलब राज्यसभा के शक्तियों के बारे में जानते हैं।
राज्यसभा जो है राज्यों को प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए राज्यों को प्रभावित करने वाला कोई भी मामला उसकी सहमति और अनुमोदन के लिए उसे भेजा जाना चाहिए। मतलब राज्य का कोई भी मामला होता है, राज्य का जो कोई प्रशासनिक मामला हुआ, मतलब राज्य का कोई भी प्रशासनिक मामला हो या कोई भी मामला हो जो राज्य से रिलेटेड हो, वो राज्यसभा में भेजा जाता है। और दूसरा यह कि यदि केंद्रीय संसद किसी मामलों को राज्य सूची से हटाना हो या स्थानांतरित करना चाहती हो तो राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक हो। मतलब यह हुआ कि यदि केंद्रीय संसद किसी मामले को राज्य सूची से हटाना चाहती हो या स्थानांतरित करना चाहती हो तो उसमें राज्यसभा का अनुमोदन जो है आवश्यक होगा। मतलब उसमें राज्यसभा का स्वीकार्य अनिवार्य होगा, मतलब राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक होगा। और यह संसद के केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। आर्टिकल 312 के अनुसार, आर्टिकल 312 के अनुसार राज्यसभा जो है संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। आर्टिकल 312 के द्वारा जो राज्यसभा है यह संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नए अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। और ये एक इम्पोर्टेंट पावर यह है, मतलब एक इम्पोर्टेंट कार्य यह भी है कि धन के मामले में जो शक्ति राज्यसभा को है उसे देखते हैं। वो यह है कि एक बार जब लोकसभा सरकार या किसी अन्य धन संबंधी कानून के बजट को पारित कर देती है तो राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या इसमें बदलाव का सुझाव दे सकती है। हालांकि लोकसभा इन परिवर्तनों को स्वीकार कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी धन विधेयक जो है वह लोकसभा से अगर पारित हो जाता है तो वो राज्यसभा को भेजा जाता है और राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है कि आप इस पे देखने के लिए। लेकिन राज्यसभा उसे अगर स्वीकार नहीं भी करती है फिर भी उसे पारित कर दिया जाता है। राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन का वक्त रहता है कि आप इसे स्वीकार कर ले। अगर राज्यसभा स्वीकार नहीं भी करती है फिर भी वो पारित हो जाता है। मतलब यह हुआ कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है तो वो राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा में ये जो राज्यसभा जो है उस बिल पर 14 दिन की देरी कर सकता है या फिर वो यह कह सकता है कि इसमें कुछ बदलाव देने का सुझाव दे सकता है। अब ये सुझाव मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। लोकसभा राज्यसभा के द्वारा दिए गए सुझाव को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन का टाइम रहता है उसे स्वीकार करने के लिए। अगर स्वीकार करती है राज्यसभा तो भी ठीक, नहीं करती है तो भी ठीक। अगर लोकसभा से पास हो गया है तो वो पास हो जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं और पूछे भी गए हैं कि अगर कोई धन विधेयक जो कानून है वो लोकसभा से पारित हो जाता है तो राज्यसभा को उसे स्वीकार करने के लिए कितना दिन दिया जाता है, तो 14 दिन का समय दिया जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर राज्यसभा के बारे में। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है, पसंद आता है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसी तरह का और भी हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड अगर आपको लेक्चर देखना है तो एक चैनल स्टडी एबी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उन लेक्चर को देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।